समाज को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, स्वामी विवेकानंद के विचार जो बहुत तेजस्वी, शौर्यशाली यानी सोए हुए समाज को भी जगा सकते हैं, उन विचारों का प्रचार प्रसार करके पूरे समाज को हिंदू संस्कृति और लौटने के लिए प्रयास करना यह विवेकानंद केंद्र का उद्देश्य था। और 5 वर्ष में प्रयागराज रहकर यह मैंने कार्य किया। 1998 से मैं माननीय श्यामजी गुप्त, जो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी भी है, मेरे मार्गदर्शक भी है, तो उनकी बहुत आग्रह क्या कहूँ, उनके दिशा दर्शन पर मैं एकल अभियान में जुड़ी। तो साक्षरता से बहुत दूर थे, तो गांव में जाना यानी पूरे हमारी ये जो नई पीढ़ी है जो देश को संवारने वाली है, उनको साक्षर करना, शिक्षित करना और सुसंस्कृत करना, यह उद्देश्य हमने रखा। हंसते गाते खेलते एक आनंददायी शिक्षा का हमने पद्धति विकसित की थी और उसको काम करना शुरू किया। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे लिए चुनौती या कठिन, हमारे लिए भी वो काम आनंददायी था। हमने बहुत हंसते खेलते वो सब आह्वान स्वीकारे। मुझे तो लगता है पूरे राष्ट्र में यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें हम अपनी आहुति दे सकते हैं। यह एकल अभियान में कार्य करने का भाग्य मुझे मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कंगन फौजदार। आप देख रहे हैं एकल भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री शक्ति की अनूठी मिसाल सीमा अजगांवकर जी, जो कि एकल श्रीहरि से संगठन मंत्री हैं, जिन्होंने 37 सालों से एकल अभियान के माध्यम से समाज सेवा करके ये साबित कर दिया है कि अगर एक महिला चाहे तो वो केवल अपनी ही नहीं, पूरी समाज की जिंदगी संवार सकती। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय श्री राम। तो मेरा पहला प्रश्न तो यही होगा, आज से करीब 37 साल पहले जब आप सामान्य महिलाओं की तरह एक जॉब कर रही थी, तो आपके दिमाग में, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने उसको छोड़कर निस्वार्थ समाज सेवा के मार्ग पर जाने का मन बना लिया? मैं मेरे शालेय जीवन में विद्यार्थी दशा में थे, तब से मेरा तय था कि मैं यही कार्य करूंगी। मगर मेरे पिताजी ने कहा कि इतनी जल्दी तुम निर्णय ले रही हो, उससे अच्छा अपने जीवन में धन नहीं चाहिए, एक बार स्वयं को तुम टेस्ट करके देखो, कुछ पैसे कमा कर देखो, और तुम्हें लगा कि अब मुझे धन नहीं चाहिए तो तुम इस मार्ग पर चलो। और इसी दृष्टि से मैंने 2 वर्ष रेलवे में नौकरी की और फिर वह छोड़कर मैंने जो सोचा था उस मार्ग पर आ गई। तो मैम, आपकी यात्रा, आपका सफर शुरू कैसे हुआ? मैंने मेरे इस जीवन की शुरुआत विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से जीवन वृत्ति के रूप में 1989 से शुरुआत की। मैं कन्याकुमारी 1 वर्ष रही, जिसमें अपना देश, अपनी परंपरा, अपना इतिहास, भारतीय संस्कृति, इसका विस्तार से अध्ययन किया और इस जीवन के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता का विकास है, बौद्धिक क्षमता का विकास है, उसका भी गहन प्रशिक्षण कन्याकुमारी में पाया। और उसके बाद प्रयाग मेरा कार्यक्षेत्र रहा, जिसमें समाज को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, स्वामी विवेकानंद के विचार जो बहुत तेजस्वी, शौर्यशाली यानी सोए हुए समाज को भी जगा सकते हैं, उन विचारों का प्रचार प्रसार करके पूरे समाज को हिंदू संस्कृति की ओर लौटने के लिए प्रयास करना यह विवेकानंद केंद्र का उद्देश्य था। और 5 वर्ष में प्रयागराज रहकर यह मैंने कार्य किया। और उसके पश्चात 5 वर्ष में वनवासी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का, कोसबाड़ जैसे बहुत दूरस्थ वनवासी क्षेत्र है, जो 2 महिलाओं ने 1945 में काम शुरू किया था, वनवासी शिक्षा का, उस संस्था में रहने का भाग्य मुझे मिला। मैं 5 वर्ष वहाँ रही और फिर 1998 से मैं माननीय श्यामजी गुप्त, जो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी भी है, मेरे मार्गदर्शक भी है, तो उनकी बहुत आग्रह क्या कहूँ, उनके दिशा दर्शन पर मैं एकल अभियान में जुड़ी। शुरुआत में क्या चुनौतियां रही और आपने उनका सामना कैसे किया? चुनौतियां तो हमेशा से रही, मगर मुझे कभी नहीं लगा कि ये बहुत बड़ी चुनौतियां है। शायद माननीय श्याम जी हमारे ऊपर थे तो शायद चुनौतियां वही देख रहे थे। उनके मार्गदर्शन में हम नियोजन करते गए, उन्होंने हमें दिशा दी। उन्होंने कहा कि हमने एकल अभियान में प्राथमिक शिक्षा का काम करना है, और कुछ तो ईश्वर इच्छा भी होती है, ईश्वर की योजनाएं भी बनती हैं। जैसे मैंने विवेकानंद केंद्र के बाद
मुझे जो 5 वर्ष कोसबाड़ जैसे प्राथमिक शिक्षा का जो मूल केंद्र है, जिसने पूरे शिक्षा प्रणाली को भी मार्गदर्शन किया, उस संस्था में रहना शायद ईश्वर निहित था। वह योजना वही बनी होगी और फिर एकल अभियान में मेरे पास प्राथमिक शिक्षा का दायित्व आ गया या कार्य मेरे लिए लिखा गया होगा। तो इस दृष्टि से मैं आई तब उस समय पूरे देश भर में शहरी क्षेत्र क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्यालय नहीं थे। तो हमारा वनवासी क्षेत्र तो पूर्ण खाली ही था। जो वनवासी क्षेत्र 4 लाख गांवों का अपना कार्य क्षेत्र है, तब तो हम 1 लाख का यह था और उस क्षेत्र में 1% जगह पर भी विद्यालय उपलब्ध नहीं थे। तो और वनवासी क्षेत्र यानी जहाँ रोज की कमाई रोज करनी है और खाना है, तो शिक्षा का नंबर तो बहुत बाद में आता है। और हमने जिस क्षेत्र में कार्य किया तो 6 साल का 7 साल का बच्चा भी घर के दायित्व में जिम्मेदारी में होता है, जो अपने छोटे भाई बहनों को संभालता है। तो हमारा पूरे क्षेत्र के सभी बच्चे काम करने वाले थे, कोई ऐसे ही है ऐसा नहीं था। तो इन बच्चे और शिक्षा के, मैं शिक्षा से ज्यादा साक्षरता कहना चाहूंगी, तो साक्षरता से बहुत दूर थे। तो गांव में जाना यानी पूरे हमारी ये जो नई पीढ़ी है जो देश को संवारने वाली है, उनको साक्षर करना, शिक्षित करना और सुसंस्कृत करना, यह उद्देश्य हमने रखा। और हमने महाराष्ट्र, वैसे तो एकल अभियान का कार्य झारखंड और उड़ीसा से शुरू हुआ और 98 से हमने 6 राज्यों में काम शुरू किया। तब तो हमारा पूरा क्षेत्र, जैसे हमें खुला मैदान मिलता है वैसे हम सबको मिला था, यानी पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का नियोजन हम करते थे। प्राथमिक शिक्षा में 7 विषय थे, जैसे भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, यह विषय तो रही, मगर सबसे महत्वपूर्ण संस्कार शिक्षा थी और शारीरिक शिक्षा और हस्तशिल्प जैसे विषय जो उन बच्चों के लिए बहुत प्यारे थे, उनके लिए निकट थे। यानी हंसते, गाते, खेलते एक आनंददायी शिक्षा का हमने पद्धति विकसित की थी और उसको काम करना शुरू किया। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे लिए चुनौती या कठिन, हमारे लिए भी वो काम आनंददायी था। हमने बहुत हंसते खेलते वो सब आह्वान स्वीकारे और करते गए। सीमा दीदी, वो बच्चे जो कि शिक्षा से इतना दूर थे, खेती बाड़ी में अपने माँ बाप की मदद करने में ही लगे रहते, जब शिक्षा खुद उन तक चलकर आई, इतने नज़दीक आई, तो उनके जो चेहरों पे मुस्कान देखकर, उनको बदलाव लाते हुए देखकर, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उनमें संस्कार भी आए, तो वो सब देखकर अनुभव कैसा रहा, दिल को कैसा लगा? बहुत अच्छा सवाल कंगन तुमने पूछा है। एक तो यह स्वामी विवेकानंद ने 100 वर्ष पहले यह उनके अमेरिका से लिखे हुए पत्र में लिखा था कि भारत को अगर ऊपर उठना है तो बच्चों तक शिक्षा पहुंचानी चाहिए, और बच्चे अगर विद्यालय तक नहीं आ सकते तो विद्यालय को उन तक पहुंचना चाहिए। और यही हमारा आधार रहा है एकल अभियान का। और इस दृष्टि से हम गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जब गए तो शिक्षा का उल्लेख भी हमने नहीं किया। हमने तो बच्चों को एकत्रित किया, चलो कहानी सुनते हैं, चलो खेल खेलते हैं, गाने गाते हैं, ताकि एकत्रीकरण, एक जगह बच्चे अपनी आनंद के लिए आ जाए और फिर धीरे धीरे हंसते खेलते उनको अंक सिखाए, अक्षर परिचय कराया, धीरे धीरे सामान्य विज्ञान पर लेकर, यानी बच्चों में रुचि पैदा की, निर्माण की, और फिर धीरे धीरे वह शिक्षा के क्षेत्र में। मगर हमने तो शिक्षा एक अपने जीवन का भाग ही है, ऐसे करके पद्धति विकसित की और जिसका लाभ हमें मिला। और बच्चों में सच कहूँ ना तो इतनी सरलता, इतनी निरागसता होती है, वो इतने आनंद से आए और हमसे जो जुड़े वो जुड़ते ही गए, क्योंकि उनको खेलने के लिए एक जगह मिली। और एकल अभियान की जो विशेषता, हमने हमारे विद्यालयों में 1 साल का बच्चा भी आता था, यानी हम उसको मना ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको नहीं प्रवेश देंगे तो उसकी बड़ी बहन नहीं आ सकती, क्योंकि बड़े भाई बहन अपने छोटे भाइयों को संभालते हैं। तो हमारा तो जो आयु वर्ग था वो बहुत लंबा था, यानी 15-16 साल से लेकर 1 साल का। मगर हमारा जो ध्येय था, हमारा टारगेट ग्रुप था, वो तो हमेशा ही 4 से 14 साल का रहा। बाकी के तो बच्चे ऐसे ही खेलने के लिए आते थे। और
बहुत गति से हमने उनमें विकास देखा जब एकल विद्यालय शुरू हुआ, क्योंकि उनके अंदर इतनी सरलता होने से ग्रहण शक्ति भी अच्छी थी। थोड़ा सा अड़चन कहूँ या व्यवधान कहूँ तो वो भाषा का था, मगर एकल विद्यालय में जो एकल विद्यालय की विशेषता आज तक गए थे तो और वह है हमने अपने सभी कार्यकर्ता उस गांव से निकाले। तो भाषा शायद हम उन तक प्रशिक्षण देने में थोड़ी अड़चन हो सकती है, मगर जब वो बच्चों तक पहुंचते थे तो हर कार्यकर्ता हर आचार्य अपनी भाषा में ही बच्चों को। तो शुरू में पाठ्यक्रम बनाने में थोड़ा सा समय लगा होगा, थोड़े ज्यादा परिश्रम लेने हुए, मगर गांव में जो गीत गाना है वो उसकी भाषा के पास वाला प्रांतीय भाषा से भी स्थानिक भाषा का हो, इस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया तो बच्चों में परिवर्तन भी तेजी से आता गया, उनमें विकास भी दिखा। अक्षर परिचय के लिए हमारे माननीय राकेश जी पोपली, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनकी अपनी डॉक्टरेट फिजिक्स में विदेश से अमेरिका से की थी, वो BIT मिश्रा में वहाँ काम भी कर रहे थे, मगर उन्होंने पूरे 2 वर्ष एकदम गुमला जैसे अंदर बिशनपुर में स्थायी होकर बच्चों में रहकर ये शिक्षा पद्धति विकसित की। तो बच्चों ने हमें सिखाया कि हमको कैसे सिखाओ, हमने ज्यादा विकसित करने से अच्छा बच्चों के साथ हम सीखते गए कि हम कैसे सिखाएं। और उस पद्धति के लिए बहुत एकल अभियान ने नई नई पद्धतियां विकसित की, गणित सिखाने के लिए, भाषा सिखाने के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए। उसमें सुंदर बात थी कि हम तो क्लासरूम मेथड जिसे कहते हैं उससे ज्यादा परिसर के साथ रहकर कैसे उनको परिसर के साथ घूमने ले जाकर वहां बैठाकर प्रत्यक्ष वस्तुएं जैसे फूल है, फल है, और उनके साथ सिखाना, ताकि और ये सरल भी होता है। तो उस दृष्टि से सिखाया, क्योंकि पूरा परिसर ही हमारे लिए विद्यालय था। तो दीदी ये तो हुई शिक्षा की बात। अब मैं अभी फिलहाल की बात करूं तो आप एकल श्रीहरि के दायित्व में हैं, तो एकल श्रीहरि के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए, कैसे चलता है, क्या कार्य रहते हैं और आगामी क्या योजनाएं हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी। कार्य तो प्राथमिक शिक्षा से शुरू हुआ, पूरे एकल अभियान ने प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत की, फिर आरोग्य शिक्षा भी जुड़ी, ग्राम विकास के क्षेत्र में काम हुआ, स्वाभिमान जागरण के साथ भी काम हुआ, और अपन पंचमुखी शिक्षा की बात ग्राम विकास के लिए कहते हैं, संपूर्ण ग्राम के विकास के लिए। तो उसमें संस्कार शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एकल अभियान यह कोई सेवा संस्था नहीं है, यह संपूर्ण भारत के पुनर्स्थापना के लिए भारत का अपना एक परिचय है। हम एकल अभियान कोई नया काम कर रहे हैं ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन धरोहर है, वो इतनी बड़ी है, शायद उसका 10% भी आज हम नहीं कर पा रहे। तो उसका अध्ययन करके ग्राम की जो व्यवस्थाएं थी प्राचीन, जो स्वावलंबी ग्राम थे, फिर वो प्राथमिक शिक्षा के लिए हो, आरोग्य के लिए हो, क्योंकि आज जो आयुर्वेद भी आया है वो गांव-गांव से आया है। जो आज हम गौ आधारित खेती कह रहे, हम कोई नई बात नहीं कह रहे, गाय आधारित अपना अर्थशास्त्र है, पूरा अर्थ ही है। तो और स्वाभिमान जागरण, स्वाभिमानी समाज, तो भारतीय हिंदू समाज स्वाभिमानी रहा है, इसीलिए इतने लंबे समय से हमने संघर्ष किया है, और आज इतने आक्रमणों को झेलते हुए भी यह देश हिंदुत्व को टिकाए हुए। तो इस बात पर हम फिर से गांवों को लाए, क्योंकि गांव एक संघर्षशाली समाज गांव का है, शहरों का नहीं है। तो उनको अपने इतिहास को याद दिलाना, उनके अपने संस्कारों को याद दिलाकर वहां तक लाने के लिए संस्कार शिक्षा। तो वह बात करने के लिए हमारे गांव-गांव में, प्राचीन गांव की व्यवस्थाओं में संतों की, बैरागियों की, कीर्तनकारों की, कथाकारों की लंबी परंपरा रही। वो गांव-गांव प्रवास करते थे, तीर्थाटन करते थे, जिस गांव में रुकते थे वहाँ कथा कीर्तन करते थे, गांव वाले एकजुट होते थे, कुछ ज्ञान प्राप्त, कुछ अध्यात्म की चर्चा करते थे, जो उनके जीवन के लिए मार्गदर्शक होती थी। बीच के लगभग 1200 साल के आक्रमण के कारण यह परंपरा खंडित हो गई, तो हमें लगा कि वही फिर से पुनर्स्थापित करना है। एकल श्रीहरि ने परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का एक बिल्कुल, तो वही हमने जो कथाकारों की, कीर्तनकारों की परंपरा थी, उस पर हम फिर से आए
इसीलिए संस्कार शिक्षा का उदय हुआ। कुछ विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि के या आगामी कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाले हों जो श्रोताओं को पता होना चाहिए? आज संस्कार शिक्षा 27 राज्यों में आज तक वैसे एकल अभियान ने या संस्कार शिक्षा ने लगभग 5,500 कथाकारों का निर्माण किया। उसमें से 1500 कार्यकर्ता आज भी कार्यरत है और उसमें से हम अपना संस्कार शिक्षा का जो ग्राम स्तर पर काम है वो हर गांव में सत्संग स्थापित करना, और सत्संग भी गांव का अपना हो, गांव की समिति संस्कार समिति हो जो अपना सत्संग चलाए, क्योंकि सत्संग ही हमारे सदाचार की नींव है। सत्संग ही हमें व्यसनों से दूर रखने वाला है, सत्संग ही हमें धर्मांतरण से दूर रखने वाला है, सत्संग ही गौ रक्षा करने वाला है। तो इसी आधार के लिए हमने सत्संग को आधार बनाया ताकि ग्रामीण समाज भी गर्व के साथ अपने धर्म को जी पाए और सजगता से अपने संस्कारों को आगे की पीढ़ी तक दे पाए। इसीलिए सत्संग केंद्र हम गांव-गांव तक निर्माण करते हैं और वो गांव के अपने होंगे, वो एकल अभियान के सत्संग केंद्र नहीं होंगे, क्योंकि गांव का होगा तब वो स्थायी रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। आज हम 35 सालों से संस्कार केंद्र का काम कर रहे हैं, संस्कार शिक्षा का काम कर रहे हैं। संस्कार शिक्षा में गांव का सत्संग केंद्र है, रथ योजना है। आज तक हमने संस्कार केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया, मगर एक कड़ी आगे बढ़कर हम हनुमान परिवार योजना, क्योंकि आज की जो स्थिति आ रही है, पूरे विश्व की स्थिति देखा जाए तो आज तक के सभी पूरे जो युद्ध हुए हैं वो हर बार धर्म के आधार पर है, और इस देश के भी लगभग गत 500 वर्षों में जो विभाजन हुए हैं वो भी धर्म के आधार पर हुए, और अगर आगे भी होंगे तो वह भी धर्म के आधार पर होंगे। तो इस देश को अगर संगठित रहेगा तभी वह देश अखंड रह पाएगा। हनुमान परिवार योजना के बारे में थोड़ा बताइए, उल्लेख। बहुत सुंदर। आज हमें ऐसा लगता है कि हिंदू समाज ने अपने संघर्ष का जो गुण था वो कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। हमारे क्षत्रियत्व का जो गुण है वो हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो वह संघर्ष के लिए हम तैयार हो, हम धर्म के लिए खड़े रह पाए और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए संगठित हो, इस दृष्टि से हनुमान परिवार योजना है। हनुमान परिवार योजना का उद्देश्य आज हम कहते हैं देश भर के 10 करोड़ परिवारों को हम हनुमान परिवार बनाएंगे। हनुमान परिवार का उद्देश्य हनुमत शक्ति का जागरण है। धर्म के लिए मैं धर्म को ही राष्ट्र मानती हूँ, क्योंकि भारत का जो राष्ट्र है वो धर्म आधारित है, क्योंकि जो धर्म को मानता है वही भारत को अपना देश मानता है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाला ही भारत को अपनी मातृभूमि मानता है। बाकी सभी लोग देश के विभाजन में लगे हैं। इस दृष्टि से हम हनुमत शक्ति का जागरण करना चाहते हैं, और हनुमत शक्ति जब जागृत होगी, जैसे हम एकल अभियान का उद्देश्य राम जी की सेना कहते हैं, और राम जी की सेना का नेतृत्व किसने किया होता तो वो हनुमान जी ने किया था। तो आज देश के लिए संघर्ष करने के लिए, देश को अखंडित, देश को रक्षित अगर कोई करेगा तो हनुमान से प्रेरित व्यक्ति वो करेगा। तो आज के जो हालात हैं देश में, या मैं कहूँ पूरे विश्व में, ऐसे में ये बहुत जरूरी है जो एकल अभियान कर रहा है। एकदम सही बात है। आज हमारा उद्देश्य, आज अपन 1 लाख गांव तक पहुंच चुके हैं, और यह देश में देश विरोधी गतिविधियां अगर ज्यादा कहीं होती है तो यह दूरस्थ ग्रामीण वनवासी क्षेत्र में होती है। उनको लगता है कि हिंदू समाज के गरीबी का लाभ अपन उठाए, उनके अशिक्षित का लाभ उठाए, मगर मुझे अपने धर्म पर और समाज पर बहुत गर्व है। 1200 साल के संघर्ष में भी वो हिंदू समाज को मिटा नहीं पाए। हम हिंदू समाज को बनाए रखा, वो हमारी और आपकी कोई योगदान नहीं है, हमारे पूर्वजों की योगदान है। और इतने गरीबी में रहकर भी हमारे वनवासी समाज ने, जिसको जनजातीय समाज कहते हैं, उन्होंने इस धर्म को बचाए रखा। तो आज हमारा कर्तव्य है कि हम उन तक पहुंचकर कुछ उनकी आवश्यकता है उनको पूर्ण करें, उनके बच्चों की शिक्षा करें, उनको आर्थिक विकास में हम सहयोग करें, ताकि उनके अंदर का जाज्वल्य
देशाभिमान है, धर्माभिमान है, वो जागरूक हो और देश की रक्षा करें। अगर वो संघर्ष तभी कर पाएंगे जब वो सशक्त भी होंगे और समर्थ भी होंगे और संगठित भी होंगे। इस दृष्टि से एकल अभियान हनुमान परिवार योजना में काम कर रहा है। आज हम 1 लाख गांवों के लगभग 40 लाख परिवारों तक यह पहुंच रहे हैं। 1 लाख से 40 यानी हर गांव के 40 परिवार अगर सोचते हैं तो हर परिवार में हम परिवार के सभी सदस्य नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुझे फिर से एक बात पर आपको बहुत स्पष्टता कहनी है, हनुमान चालीसा का मतलब हनुमान चालीसा नहीं, जो स्तोत्र जो श्लोक शौर्य जागृत करे। अगर किसी क्षेत्र में दुर्गा माँ का क्षेत्र है, दुर्गा का स्तोत्र पाठ करे, कोई भी करे। हम कहने के लिए हनुमान चालीसा कह रहे हैं, मगर पूरे अपने अभियान में हम किसी एक भगवान, किसी एक, इससे हम जकड़ कर नहीं रखते, बांटते नहीं है, पकड़ के नहीं रखते, क्योंकि हमारा देश ही विविधता से बना हुआ है। तो उस विविधता को स्वातंत्र देते हैं, मगर उद्देश्य शौर्य जगाना है। तो उस दृष्टि से हर परिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सभी लोग करें। सप्ताह में 1 दिन सत्संग में आए, फिर हर पूर्णिमा में गांव में वो प्रभात फेरी निकाले। बांटने से मुझे याद आया, जात पात भी बहुत होता है हमारे भारत में, क्योंकि इतनी विविधता है, तो उसके लिए भी क्या एकल श्री हरि कुछ कर रहा है? एकल श्री हरि क्या, पूरा एकल अभियान अपने ग्राम स्तर पर सब चलने वाले सभी कार्यक्रमों में अपन कहीं भी किसी भी बैठक व्यवस्था जात पात के अनुभव पर नहीं करते या जात पात के आधार पर नहीं करते। तो वहाँ एक साथ यानी आरती होती है तो प्रसाद सबको मिलता है। और सच कहूँ तो सबने यह जानने की बात है, आज हमारे वनवासी कथाकारों में से या जनजातियों में से लगभग 90% कथाकार वनवासी कथाकार हैं। यानी एक समय पर जिनको हमने अस्पृश्य माना था, यानी SC ST कैटेगरी जिसे कहते हैं, यानी जिनको हमने छूना तक नहीं माना था, आज वो व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रहे हैं। और सिर्फ कथा नहीं कर रहे हैं, वो इतनी सुंदर कथा करते हैं, उसके बाद पूरा गांव उनका चरण छू रहा है। तो मुझे लगता है समरसता का एक बहुत बड़ा एकल श्री हरि वनवासी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको चुनकर कथाकार बनाता है। कंगन, आपने एकदम सवाल बहुत बेसिक पूछा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, पूरे अभियान की यह जो विचार है, हम कहीं से भी बाहर का कार्यकर्ता कहीं भी इंपोर्ट नहीं कर रहे। हमने हर गांव को अपने बल पर खड़ा करना चाहा। तो गांव का आचार्य भी गांव का अपना है, आरोग्य सेविका भी गांव की अपनी है। तो हमारे कथाकार भी जो है, या जैसे हम आज उनको संस्कार शिक्षा प्रमुख कहते हैं, तो उनको भी वो उसी क्षेत्र के, उसी 10-5 गांवों के अंदर के हैं जिनको अपने 10-5। उसमें 2 बातें होती हैं। जब कार्यकर्ता उसी समाज का होता है तो उसकी अंदर की प्रेरणा बहुत ज्यादा होती है कि मैं मेरे समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ। वही जब कोई बाहर का जाता है ना, तो वो बहुत दिन नहीं टिक पाएगा। अपने सभी कार्यकर्ता अगर थोड़े कुछ केंद्रीय टोली के लोग छोड़े, जिनके पास बहुत बड़ा दायित्व होता है, कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, मगर अन्यथा हर जिले में, हर तहसील में उसी का कार्य करता है। उल्टा गांव में भी गांव का कार्य करता है। शायद तभी एकल अभियान को जन जन का अभियान कहा जाता है। एकदम सही बात तुमने कही। एकल अभियान जन जन का अभियान, यानी हर एक का अपना है। यानी हम अगर सत्संग चलाते हैं तो वो गांव वाले कहेंगे कि ये सत्संग मेरा है, ये एकल अभियान का नहीं है, क्योंकि उनकी समिति ने किया है। और मुझे एक बहुत अच्छी बात तुम्हें कहना आनंद होगा मुझे कि इस वर्ष हमने जो 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इस वर्ष हमने अखिल भारतीय या राष्ट्रीय सत्संग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यानी 30 वर्षों से जो गांव में हम प्रयास कर रहे हैं कि सत्संग खड़े हो जाए, गांव की समिति खड़ी हो जाए, गांव की अपनी की मंडली बने। और एक बात, ये सत्संग मंडली कोई देश के लिए नहीं है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र में भजन मंडलियां हैं, मगर एकल अभियान की जो विशेषता है, हम सत्संग मंडली जिसे कहते हैं, वो देव भक्ति से ज्यादा देश भक्ति आधारित है। वो सिर्फ भक्त नहीं निर्माण कर रहे, तो वह राष्ट्र भक्त निर्माण कर रहे। तो देश के कोनों कोनों से मंडलियां किस प्रतियोगिता में शामिल हो रही हैं? बहुत अच्छा।
कि इस वर्ष हमने 25 दिसंबर से यह कार्य शुरू किया। 25 दिसंबर में हमने भजन दिवस, सत्संग दिवस के रूप में इस वर्ष से घोषित किया है, ताकि 25 दिसंबर को जो पंडित दीनदयाल जी और इनका भी जन्मदिन है, नहीं पंडित दीनदयाल जी नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, अटल जी, उनका जन्मदिन है। और एक बहुत बड़ा दिन होता है जो राष्ट्र विरोधियों ने बहुत अलग दृष्टि से उसको मनाते हैं। हम चाहते हैं 25 दिसंबर सत्संग दिवस करके आगे के समय में चलाए जाए। और सत्संग प्रतियोगिता उसी दिन से शुरू की, और वो हमने 10 गांवों के ऊपर उपसंच स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर, और फिर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता की। और अब 3 और 4 अप्रैल को पूरे देश भर से लगभग 27 संभागों से, संभाग यानी प्रांत से, ये संभाग में से हमारे गांव-गांव से जीतकर जो टोलियां आई है, और वह भी देखने जैसी है, आनंददायी है। हमने भी गत 3 महीने में इसका बहुत आनंद, यानी अपेक्षा भी नहीं की थी, ऐसा किया है। और आप भी देखिए इसको, बहुत सारे उसके, और मैं तो कहूँगी कि जिनको जिनको संभव है उन्होंने 3 और 4 अप्रैल को अयोध्या आना चाहिए, अयोध्या धाम, ताकि हम अपने देश की संस्कृति को स्वयं देख पाए। उनकी अपनी सत्संग की पद्धति है। कोई नृत्य करके सत्संग कर रहा है, कोई दंड हाथ में देकर कर रहा है, कुछ पंख हाथ में लेकर कर रहा है, कुछ अलग अलग प्रकार के वेश करके कर रहा है, तो कुछ तो बैठकर भी सत्संग कर रहे हैं। विविध पद्धति से सत्संग प्रतियोगिता का अंतिम चरण, यानी आपकी भाषा में कहूँ तो फिनाले, वह 3 और 4 अप्रैल 2026 अयोध्या धाम में वह संपन्न होने जा रहा है। तो अब मतलब 3 और 4 अप्रैल को अयोध्या एक लघु भारत के रूप में हमें दिखेगा, जहां सारी सत्संग टोली अपने अपने तरह से अपनी मातृभाषा में और अपने तरीके से अपनी संस्कृति में सत्संग करेंगी। तो सच में देखने में बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, जाना चाहिए बिल्कुल लोगों को एकदम संस्कार तो से जुड़ने के लिए। वास्तव में ये सत्संग प्रतियोगिता भी हमने, सत्संग प्रतियोगिता कहने से लोगों में उत्साह आता है, हाँ, हिम्मत बढ़ती है, लगता है थोड़ा सा कुछ तो कंपटीशन जैसे होगा, मगर हमने हमारे संगठनात्मक बल, सही में हमारी समितियां बनी है या नहीं, यह देखने की दृष्टि से किया है। और आनंद है कि 40,000 गांवों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया और सहभाग भी लिया। ये एकल श्रीहरि की सफलता ही दिखाता है। एकल श्रीहरि से ज्यादा मैंने कहना, मुझे लगता है एकल अभियान की बात करनी चाहिए। तो अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा आखिरी प्रश्न यही होगा कि अगर अभी कोई श्रोता सुन रहा है और वो चाहता है कि एकल मेरा भी हो, एकल अपना हो, और वो भी जुड़ना चाहता है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़ा प्रश्न तुमने पूछ लिया है। एकल अभियान, यह तो राष्ट्रभक्ति व्यक्त करने का, राष्ट्रभक्ति को अगर सही में मेरे जीवन में प्रकट करना है तो इसको अवसर समझ लेना चाहिए। यह तो राष्ट्रभक्ति की गंगा है। हमें भी अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए, ये राष्ट्र मेरा भी है, मैं भी तो राष्ट्र की हूँ, तो मैं मेरा क्या योगदान दे सकती हूँ, इसके लिए एकल अभियान जैसा दूसरा कोई पर्याय नहीं। जो देश के बड़े शहरों के बड़े उद्योगपतियों से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक उसमें सहभागी करता है। आप सब भी आइए, इसको देखिए, जानिए और अपने अपने लिए भाग्यशाली बनाइए कि इसमें आप कुछ कर पाए। इसमें युवाओं से लेकर, बच्चों से लेकर वृद्धों तक इसके लिए अवसर है। मुझे तो लगता है पूरे राष्ट्र में यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें हम अपनी आहुति दे सकते हैं। यह एकल अभियान में कार्य करने का भाग्य मुझे मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। ईश्वर को भी मैं कृपा, ईश्वर की कृपा मेरे पर है, इसीलिए मैं इतने वर्षों से यह कार्य कर पा रही हूँ। इसीलिए कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी ये बातें सुन के मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोताओं को बहुत प्रेरणा मिली होगी और उनका भी मन होगा कि अब हम भी एकल अभियान से जुड़ ही जाएं।
तो आज के इंटरव्यू में बस इतना ही, और एकल अभियान से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए, ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए, प्रेरित होने के लिए देखते रहिए एकल भारत।